नमस्कार। अब नेक्स्ट है इसमें आयोनाइजेशन स्पीयर्स किसे बोलेंगे, या इसके लिए एक और आता है आपका काउंटर पार्ट भी कहते हैं इसको। इसको कहते हैं काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट कहते हैं, या आयोनाइजेशन स्पीयर। आपकी जो एनसीईआरटी है इसमें इसको कहते हैं काउंटर पार्ट। ठीक है, आयोनाइजेशन स्पीयर होता है, या इसको एक और वर्ड कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन एनसीईआरटी में से कहते हैं काउंटर आयन। आयोनाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आयंस में टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये देखो, ये लिखा है हमने K4, K4 और यहाँ पे क्या लिख दिया Fe और Cn का 6 होल 6। अब इसमें से जो ब्रैकेट के अंदर है ये तो टूटेगा, ठीक है। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो इस ब्रैकेट के अंदर होता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के बाहर है ये आयोनाइज हो जाएगा। जैसे आप इसको वाटर में डालोगे ये क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, और के अलग मिल जाएगा आपको, और ब्रैकेट वाला अंदर अलग हो जाएगा। तो जो ये आयोनाइजेशन पार्ट होता है इसे कहते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर या काउंटर पार्ट। काउंटर आयन कौन सा होता है? जो स्पेयर के बाहर होता है। जो स्पेयर ब्रैकेट है, जो लार्ज ब्रैकेट है, इसके जो भी बाहर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्पेयर। और जो इस ब्रैकेट के अंदर होगा इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जो भी स्पीसीज किसमें होगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, और इसके बाहर वाले को कहेंगे आयोनाइजेशन स्पेयर या काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, इसमें से जो बड़े ब्रैकेट है ये ब्रैकेट ये नहीं टूटता, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके बाहर जो Cl है ये यहाँ से टूट जाएगा। तो Cl क्या होता है, बहुत जल्दी यहाँ से आयोनाइज हो जाएगा। जैसे आप इसे वाटर में डालोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इसमें टूट जाएगा। तो ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू होता है। जब हमने लिखाया था उसमें को जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है। तो आयनिक बॉन्ड किसके रिस्पेक्ट में होता है, इस काउंटर आयन के साथ होता है। और जो इन दोनों के बीच में होता है जो मजबूत होता है ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन आयनिक बॉन्ड क्या होगा, जल्दी से टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टूट गया आपका, तो इसीलिए आयंस में टूट गया, इसीलिए से कह सकते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर। लेकिन एनसीईआरटी में इसी को वर्ड जो यूज किया है, एनसीईआरटी में इसको यूज किया है काउंटर आयन को। तो काउंटर आयन किसे बोलेंगे, द स्पीसीज आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर फॉर्म आयोनाइजेशन स्पेयर्स। ठीक है, या काउंटर आयंस। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा जो उसके आउटसाइड होगा जो, उसे कहेंगे आयोनाइजेशन स्पेयर। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज होगा, द स्पीसीज एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, इनक्लोज इन। जो भी स्पीसीज किसके अंदर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और जो उसके बाहर होगा उसे कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्पेयर या काउंटर आयन। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया। आयोनाइजेशन स्पेयर क्या हुआ, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, जो क्वांटिटी या जो स्पीसीज किसके बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, उसे कहेंगे आयोनाइजेशन स्पेयर या काउंटर आयन। और जो उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। दोनों समझ में आ गए? यस सर। इसे लिख लो अब। कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसे बोलेंगे कि द स्पीसीज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। और आयोनाइजेशन स्पेयर्स या आयोनाइजेशन स्पेयर या काउंटर आयन किसे बोलेंगे, द स्पीसीज आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा उसे कहेंगे काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्पेयर। और जो भी इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स के अंदर होगा उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर।
Yes, I did. अब देखो इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने अभी पढ़ा भी था इससे पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में सब कुछ आ जाएगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कि द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। इसकी दो डिफाइन है, इसकी ये वाली डिफाइन लिख लेना जो मैं लिखा रहा हूं इधर को। कितने लिगेंड्स अटैच हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स अटैच है किससे, सेंट्रल मेटल एटम से, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू, कितने लिगेंड्स अटैच है, किससे अटैच है, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे कितने लिगेंड्स अटैच है, सेंट्रल मेटल एटम, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। या उसके बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स अटैच है वो आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली आपके पास 4 और 6 ही होते हैं इसमें, उसके अलावा आपको मिलेंगे नहीं इसमें। तो जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है, जो इसके सराउंडेड में कितने लिगेंड्स अटैच हैं या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन, तो उसे कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर वाले देखेंगे हम, बाहर वाले नहीं देखेंगे। ठीक है, इसमें हम किसको देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को। Okay, sir. Yes, I did. अब एग्जाम्पल देखो, मेन इसका एग्जाम्पल है। इसमें ऐसा भी आ सकता है कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। अब देखो जैसे कंपाउंड है पहला, तो आपको ब्रैकेट के बाहर वाले नहीं देखने, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, वो काउंटर आयन वाले। ब्रैकेट के अंदर देखना है, ये सेंट्रल मेटल एटम है जो ब्रैकेट के ठीक पास है। अब इसमें कितने लिगेंड्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। ऐसे दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में हमारे पास क्या है, CO है और NH3। तो सेंट्रल मेटल एटम आपके पास कौन है, CO है। सेंट्रल मेटल एटम CO है, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। तो NH3 के 4 है और Cl के 2 है, ब्रैकेट क्लोज, और Cl बाहर है। तो हमें इस ब्रैकेट के बाहर से हमें कोई मतलब नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर देखना हमने। तो 4 ये है, 2 ये है, तो 4 + 2 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी इसमें देखो थर्ड वाले में क्या लिखा है, Ag है, उसके बाद फिर NH3, और इसके बाहर कितना लिखा हुआ है, 2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे Cl लिखा हुआ है। तो अब देखो इससे कितने लिगेंड्स अटैच हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है जो ब्रैकेट के बाद है, इसमें कितने लिगेंड्स अटैच हैं, 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लिगेंड्स अटैच होंगे
किससे? सेंट्रल मेटल एटम से, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसीलिए यहाँ पे इसने लिख दिया है कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है उसकी, वो अकॉर्डिंग क्या है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, इसके अलावा देखो, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, CuCN4। तो यहाँ पे Cn के कितने 4 लिगेंड्स अटैच हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब ये तो हो गया सिंगल वाले। सिंगल के अलावा अगर डबल वाले आ गए, जैसे En होता है, तो En मुझे पता है En इज बाइडेंटेट। ये एक एटम होता है जो उसकी डेंसिटी 2 होती है, यानी एक है जो, जैसे ये देखो En, इसके 2 डोनर साइट होते हैं, तो ये यहाँ से भी डोनेट करेगा, यहाँ से भी डोनेट करेगा। तो इसके कितने एटम मॉलिक्यूल है यहाँ पे 3, तो आपको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक है, एक En है, उसके 2 डोनर साइट होते हैं, 2 डोनर साइट, यानी 2 जगह से डोनेट करता है। ठीक है, तो 3 कितने से करेगा? 6 से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना माना जाएगा? 6 माना जाएगा। ठीक है, तो अगर बाइडेंटेट होगा तो जितने मॉलिक्यूल होंगे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और जैसे हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट का आपको मैंने बताया था EDTA। EDTA क्या होता है? हेक्साडेंटेट होता है। इसका एक मॉलिक्यूल ही बहुत है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक मेटल लगा दिया और ये हेक्साडेंटेट लगा दिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ? सर 6। हाँ, 6 हो जाएगा। एक का 6 क्यों? क्योंकि एक है जो वो 6 जगह से डोनेट कर रहा है, हेक्सा डोनेट है, हेक्साडेंटेट है। तो यहाँ पे एक होगा तो 6, 2 होगा तो 12, 3 होगा तो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी हम निकालेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक टर्म्स इसके इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझोगे तभी आपको आगे समझ में आएगा इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ में आ गया? जितने यस सर। जितने लिगेंड्स अटैच है टू अ सेंट्रल मेटल एटम्स, उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके एग्जांपल लिख लो सारे, क्योंकि एग्जांपल ही आएंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही आएंगे। यस सर डन। अब ऐसे देखो, लास्ट वाला भी है कि ये आपका क्या है, देखो Na3। इसके इससे मतलब नहीं हमारा, ये कई बार कंफ्यूज करेगा, हमें ब्रैकेट के अंदर से मतलब है। ये क्या है, देखो ये है ऑक्सिलेटो। जो ऑक्सिलेटो होता है उसका वो कैसा होता है बाइडेंटेट। तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई। और इसके कितने एटम है? 3 एटम है, तो 3 × 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो यही आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं, En और ये ऑक्सिलेटो, और इसके अलावा भी आपको देखोगे इसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में ही आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 6।
इसे लिख लो, देखो EDTA आ गया यहाँ पे, EDTA होता है तो EDTA कितना आएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे और बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। इसका कितना होगा देखो, CR है O और F4, तो कितना होगा इसका CRO F4 का, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? सर 5। 5। देखो CR सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्सीजन 1 लगा हुआ है, F के 4 लगे तो और 4 F4 है इससे। 5। हाँ तो 5 हो गया। इसका बताओ NiCO, सर इसका 4 हो जाएगा। हाँ, और इसका FeCO5 का, सर इसका भी 5 रहेगा। हाँ, और ये CrCO6 का, सर इसका 6, हाँ, और ये क्योंकि सर इसमें सिंगल एटम्स हैं सारे हाँ, जो और ये डोनेट कर रहे हैं। CrEDTA सर ये 6 रहेगा। 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। इसके अलावा आपने रिडॉक्स पढ़ा था ना, रिडॉक्स यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आया था, यस सर। वही चीज देखो यहाँ पे भी आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अभी आपको चार्ज बता दिया था। देखो के में कौन सा चार्ज होता है, प्लस, जितने भी फर्स्ट ग्रुप होते हैं उसमें +1 चार्ज होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने +1 हो गया। CN में आपको बता दिया था साइनाइड होता है, साइनो कहते हैं इसको, -1 चार्ज। अब देखो के कितने यहाँ पे 4 है, तो इसको यहाँ पे कर दो +4। ठीक है, Fe जिसको निकालना उसे x मान लो, और Cn कितना होता है -1 होता है, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? सर ये 6 इंटू -1 है। हाँ, 6 इंटू -, सर 2। 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो इसका Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 2 आ गई। ऐसे ही देखो इसमें, इसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, के, यहाँ पे देखो के कितने 3 है, तो के का आपको ध्यान रखना है +1 होता है, Cn का भी हमने किया -1 होता है, और CO न्यूट्रल होता है। ठीक है, Cn होता है -1 और CO होता है न्यूट्रल 0। अब आपको इसका बताना है कितना होगा। इसमें देखो जिसका निकालना उसे x मान लो, तो जिसका निकालना उसे x मान लिया, तो मेटल का हमें पता नहीं है। Cn का कितना होता है -1, तो 5 इंटू -1, और CO कितना होता है 0 होता है, तो +0। K का कितना होता है 3, सॉरी 1 होता है, तो 3। सर -3। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ओवरऑल, के का +1, Cn का -1 और CO का 0। कार्बोनाइल होता है CO 0। सर आपने बताया था जो बाहर होते हैं वो ऊपर उसमें चले जाते हैं पावर में, और फिर उसका होता है। हाँ, तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो आप, आंसर सेम आएगा। ऐसे भी कर लो, आंसर सेम आएगा। ओके सर। इसमें निकालो x कितना आएगा। सर -2। माइनस, माइनस क्यों आ जाएगा? सर माइनस प्लस, ये सर +2 आएगा। हाँ, प्लस में आएगा, मेटल का भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। देखो 3 1 जा 3, तो ये 3 हो गया, प्लस x, 5 इंटू -1 का -5 इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखो, 3 -5 में -2, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना यहाँ पे आपको आना चाहिए। ये सारे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हुए हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है NH3 0 होता है, याद करना पड़ेगा। Cl का -1 होता है, En न्यूट्रल होता है तो 0, F का -1, Cl का -1, ये ऑक्सीलेट हमने किया था, इसका -2 होता है, और N का +1। आपको मेटल का निकालना, मेटल कौन है, जैसे Fe मेटल है, CO मेटल है, CO मेटल है, Ni मेटल है, Cr मेटल है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये आपको
ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकालनी है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब इस चैप्टर में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ही आएगी। क्लियर है? यस सर। तो आज यहीं तक करते हैं। अब ये बेसिक पॉइंट लगभग खत्म होने वाले हैं। अब इसके बाद आता है नोमेनक्लेचर आएगा। नोमेनक्लेचर के बाद आता है आइसोमेरिज्म, वीबीटी और सीएफटी। तो ये इसके टॉपिक्स हैं जो अब आने वाले हैं। अब बड़े बड़े टॉपिक में ये 4-5 टॉपिक बचे हैं चैप्टर में, पर बेसिक इंपॉर्टेंट है। जब बेसिक आएगा आपको तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है? यस सर। तो इसे एक बार खुद निकाल के देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे टिक लगा दिया है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम का खुद निकाल के देखना है कितना कितना आ रहा है किसका। ठीक है? ओके सर। ठीक है फिर, है ना, के लिए। ओके, थैंक यू सर।